हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का मॉडल पेपर। इसके आज हम 50 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। वो जो 20 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ होता है, वहाँ से हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम यहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूँगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा दूँगा कि कैसे होते हैं। ठीक है? तो आज हम वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड बा को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो कि 6 मार्क्स के हैं। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हो गए आपको। तो ये आपको एक पैसेज दिया गया है, यानी कि गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश आप देख सकते हो कि यहाँ पे मित्रता लिखा है, इसलिए ये मित्रता वाले चैप्टर का है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो आपको ये पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ से देखकर दे देना है, जिससे आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है? तो आपका जो पहला गद्यांश का संदर्भ संदर्भ लिखना है। इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि ये गद्यांश किस पाठ का है, और इसका संदर्भ लिखना है कि कौन-सा संदर्भ है। पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है? गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जितने पे आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो ल रेखा रेखा की गई है ये इतने लाइन पर, तो वो उनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है ना? व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाए है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे देखो आकर्षित होना लिखा है, और इसका उत्तर यहाँ से होगा। यह से लेकर यहाँ होता है तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसका उत्तर इसी पैसेज से ढूंढ के दे सकते हैं, जिससे आपको इसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है? आइए इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ये वाला जो आपका गद्यांश है, वो आपके ममता वाले चैप्टर का है, जिसमें का आपका संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम हो जाएगा इसका ममता, और लेखक का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही ईज़िली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चैप्टर का है। तो ठीक है, दूसरा आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे जितने भी डॉट लाइन की गई है यहाँ पे, जितनी भी रेखा की गई है, उनकी व्याख्या करनी है आपको। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा 2 नंबर का। और इस तरह से लास्ट क्वेश्चन आपका है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यहाँ पे इसी इसका आंसर जो है इसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा। आप चाहे तो ढूँढ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर ढूँढ सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम अगले क्वेश्चन को पर चलते हैं। वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये 6 नंबर का एक और मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पद्यांश से रिलेटेड रहेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे कि आपने गद्य में किया था, वैसे ही आपको पद्य के दिए जाएँगे। तो ये देखिए, आपका ये पद्यांश दिया गया है पूरा का पूरा, और हमको पता करना है कि ये पद्यांश किसका है। तो मेरे ख्याल से ये पद्यांश जो आपका है, वो सूरदास जी ने लिखा है, और पद नामक पाठ से लिया गया है। और आप समझ भी पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो सूरदास का नाम भी आया हुआ है। ये देखिए सूरदास का नाम भी आया हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से पाठ का है। तो इसमें आपको जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या करते हैं हम, संदर्भ में बेसिकली पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि का नाम लिखेंगे, क्योंकि लेखक को ही इसमें कवि होते हैं। ठीक है? इधर। और ये दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जहाँ-जहाँ आपको ये लाइन मारी गई है, उनको आपको व्याख्या करके दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उपयुक्त पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होता है। आपको पता ही होगा, सूरदास ने जो रचनाएँ की हैं, उनमें रूपक अलंकार का उपयोग किया है। तो आपको एक बात बता दूँ कि मैं आज सिर्फ़ आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि ये मॉडल पेपर होते कैसे हैं। ठीक है? अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? अभी के लिए हम सिर्फ़ इतना देख रहे हैं कि गद्यांश और सॉरी, इस मॉडल पेपर आखिर होता है क्या यूपी बोर्ड का। तो अगर आपको अथवा में क्वेश्चन, इसमें अथवा में भी है, तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा हो, तो सेम एज़ इट इज़ आप दूसरा वाला कर सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न में अभी 3 प्रश्न हैं, इन तीनों के उत्तर आप इनमें से देख के दे सकते हैं। ठीक है? आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपको संस्कृत का पाठ दिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत। तो ये तो वाराणसी वाले पाठ का है। तो आपको पता ही होगा कि वाराणसी वाला पाठ कितना इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़
लीजिएगा, ये वाराणसी वाले पार्ट से, तो इसका संदर्भ में हो जाएगा इस पाठ का नाम में इस वाराणसी। और आप इसका हिंदी अनुवाद डाल के बहुत अच्छे से इसका अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है? अनुवाद कर सकते हैं। आप अनुवाद एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अनुवाद अगर आप कर देते हैं तो आपको मिलेंगे इसके लिए आपको 5 नंबर, ठीक है? तो 5 नंबर आप छोड़िएगा मत। ये इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति, तो ये मेरे ख़्याल से किसी और पार्ट का है। ये होगा आप किसी पार्ट का, मेरे ख़्याल से भारतीय संस्कृति का है, या फिर नहीं, शायद भारतीय संस्कृति का नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा किस पार्ट का है। आप इस अगर आपको अगर इनका सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको इनका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसी के जैसा आपको जैसे ही वहाँ पे गद्यांश और पद्यांश थे, वैसे ही संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। तो निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांश पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपको 5 नंबर का मिलेगा, सेम वैसे ही। तो इस तरह से ये आपको दिया गया है, इसमें एक पद दिया गया है, इस पद के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसको बताना है किस पाठ से लिया गया है, और इसका इसका जो है अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। और अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और ये अगला क्वेश्चन जो है कि आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फ्री में नंबर दे के जाता है। 3 नंबर का भैया आने वाला है, जो कि है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको फ्री के नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग ज़िले के लिए आपने अलग-अलग ज़िले के लिए खंडकाव्य दिया गया है। तो आप अलग-अलग ज़िले में जिस भी ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे आप पता कर लीजिएगा कि कौन-सा खंडकाव्य चलता है। तो अभी मैं सुल्तानपुर ज़िले से हूँ, इसलिए हमारे यहाँ पे तो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है। तो आप मैं सुल्तानपुर वालों को बताऊँगा, कहूँगा कि वो मेवाड़ मुकुट को तैयार कर लें बहुत अच्छे से, जो कि आपको आराम से 3 नंबर दे जाएगा, ठीक है? तो आप अपने-अपने ज़िले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेना। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 6 नंबर का, जो कि हमें दिलाएगा 5 नंबर। और ये है जीवन परिचय से रिलेटेड, ठीक है? दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाएँ का उल्लेख कीजिए, ठीक है? तो पहला है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएँगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है? तो ये कवियों में आपके आए हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। आप इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं और आपको इसके लिए मिलेंगे 5 नंबर, और इनकी रचनाएँ भी लिखनी है, ये बात याद रखें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री का नंबर है। आप 2 लाइन की पोएम याद कर लीजिएगा। पोएम बोले तो श्लोक, संस्कृत का अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भैया आपको श्लोक तैयार करना है, और वो श्लोक आप 2 नंबर का, 2 लाइन का आपको श्लोक लिखना है। एक कोई श्लोक लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये पीछे अभी कुछ श्लोक आए हुए थे। उन श्लोकों में जैसे अगर आपको लिखना है तो ये श्लोक आप नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों श्लोक आप नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों श्लोक को छोड़कर आप चाहे जो श्लोक लिख दीजिए। तो इसका मतलब यही है कि वो इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वही वाला श्लोक लिखना, ठीक है? तो अगला जो है आपका, ये प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में उत्तर देना है भैया, ये तो पहला, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएँगे, 1, 2, 3, 4, और इन चारों में से किसी 2 का उत्तर देना है, आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएँगे, ठीक है? आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएँगे। ये आप सिर्फ़ 2 नंबर देंगे तो आपको आपके कि 2 प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का आपके फिक्स हो जाएँगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं, जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये भैया निबंध जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का है, 7 नंबर का है, और आराम से सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। जिनको भी थोड़ा बहुत हिंदी आती है लिखना, वो अपना इसको लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी लिखेंगे इसमें निबंध में, तो निबंध लिखने का तो सही तरीका आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो हमें कमेंट करना, हम अगली वीडियो में निबंध लिखना बता देंगे कि कैसे लिखा जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और
नारी शक्तिकरण। तो ये 4 निबंध आए हुए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। निबंध कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। पत्र लिखना है अपने मित्र को अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए, या फिर अथवा में ये आपका 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। ये पत्र लेखन बोर्ड के एग्ज़ाम से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार इसको जोड़ दिया गया है जो कि 4 मार्क्स में आने वाला है, और ये बहुत ही आसानी से आप इसको पा सकते हैं। पत्र लिखना आपको आता होगा, नहीं आता तो हमें बताइएगा, हम अगली वीडियो में पत्र लिखना बता देंगे आपको, ठीक है? तो अथवा में दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिनमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया हो। ठीक है? तो ये आपको उत्तर मध्य रेलवे को, यानी कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ उत्तर मध्य रेलवे को ही लिखा जाए। किसी भी अधिकारी को आपको पत्र लिखना होगा तो एक ही जैसा लिखा जाता है, लगभग-लगभग उनके जो शुरुआत के स्टेप होते हैं और लास्ट के स्टेप होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आपको उन शुरुआती स्टेप और लास्ट के स्टेप पता है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, तो बीच में आप पत्र लिख ले जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आपका हिंदी का मॉडल पेपर, और आप इसको देख चुके होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और इस जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हिंदी का ये मॉडल पेपर था जो कि 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, और उस 22 फरवरी को यही मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन फँसेंगे, ये उम्मीद है मुझे। और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।